ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अगले टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पाचन तंत्र, कि जो आप खाना खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रोसीजर है डाइजेशन का, कि पहले आप खाना खाते हो, ठीक है, इंजेशन, फिर उसका पाचन होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, फिर वो ट्रैवल करेगा अदर अदर पार्ट्स तक, और फिर लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उससे उसको हम रिमूव कर देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे यूरिन की फॉर्म में, जो मल फिकल मैटर बनता है उसकी फॉर्म में, और जो पसीना आता है सारे इसके मल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही प्रोसेस है इसमें, कि पहले आप खाना खाओगे, फिर जो भी सिक्रेशंस होनी होंगी, लार बनेगी, जूस, जो पाचन के लिए एंजाइम्स बनने हैं, जूस बनने हैं, वो सिक्रेशंस होंगी, फिर खाना आगे ट्रेवल करेगा, फिर उसका पाचन होगा, पाचन होने के बाद एब्जॉर्प्शन, फिर वो दूसरे बॉडी सेल्स तक ट्रेवल करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, और लास्ट में मल के माध्यम से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, कि प्रोसेस बाय विच फूड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, कि जो खाना आप खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, किसके माध्यम से, कुछ केमिकल एंजाइम्स होंगे, कुछ केमिकल प्रोसेस होंगे, कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होंगे, स्पेसिफिक एंजाइम्स कुछ होंगे, कुछ डाइजेस्टिव जूसेज होंगे, ठीक है, फिर लास्ट में सेल्स और टिश्यू तक वो पहुंच जाता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स इसमें आते हैं, अलग अलग आपके एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे पार्ट्स इसमें प्ले करते हैं अपना रोल। तो एक एक के बारे में इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सारे ऑर्गन्स ही देख लेते हैं, कि कौन से इसमें ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स आते हैं। तो सबसे मेन जो आता है आपका वो आता है जीआईटी, या फिर जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जीआईटी की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कॉमनली इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम ही यूज करते हैं, बाकी इनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। एलिमेंट्री कैनाल आपकी स्टार्ट होती है माउथ से, आपने खाना खाया, फिर जो आप शीशे के सामने मुंह खोल के देखते हो, तो जो आपको अंदर खाली जगह दिखती है उसको बोलते हैं कैविटी, और माउथ से रिलेटेड है तो ओरल कैविटी, या फिर दूसरा नाम होता है इसका बक्कल कैविटी। तो इनकी सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए, कि किस सीक्वेंस में ये ऑर्गन्स आते हैं। फिर उसके बाद फेरिंग्स, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे, तीन पार्ट्स होते हैं इसके। फेरिंग्स के बाद आपकी आहार नली आ जाएगी, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाएगी आपका रेक्टम, मलाशय, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। फिर एनल कैनाल के माध्यम से और गुदा द्वार से और मल बाहर निकल जाता है, एनएस, ठीक है। तो ये जीआईटी के पार्ट्स हैं आपके। और दूसरा आता है एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं कि जो हेल्प करते हैं, या फिर जिनको हेल्पिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, कि जो डाइजेशन के प्रोसेस में, जो पाचन में हमारी हेल्प करते हैं। तो हेल्प क्या क्या करते हैं,
सबसे पहला तो इसमें आता है दांत, टीथ, की जो खाने के बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये क्रश करता है, तोड़ता है, काटता है उसको। फिर लिप्स हैं। उसके बाद जीभ आपके खाने की मूवमेंट को ट्रिगर करती है, ये हेल्प करती है उसमें। फिर गाल, चीक्स, और माउथ में ही होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिनसे लार बनती है। लार आपके खाने को चिकना करती है, जिससे कि वो आहार नाल में आराम से चला जाए। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के थोड़ा बहुत पाचन में सहायता करते हैं। फिर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। तो ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग ऑर्गन्स या फिर एसेसरी ऑर्गन्स इनको बोलते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर ये इमेज में देखना चाहते हैं तो ये सारे पार्ट्स इसके इमेज में भी हैं। कि ये आपका माउथ हो गया। माउथ में आपका दांत है, जीभ है, ऊला है जो पीछे एक, जब गला खोल के देखते हैं तो पेंडुलम की तरह लटकता दिखाई देता है आपको, उसको बोलते हैं ऊला। और पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जो ऊपर का फ्लोर का निर्माण करते हैं आपका बक्के कैविटी का। फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स है 3 टाइप की, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, जो आपकी माउथ में होती हैं। फिर उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के बाद फिर इसोफेगस, ये वाला पार्ट। इसोफेगस के बाद ये स्टमक आ जाता है। फिर स्टमक के बाद ये ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये रेक्टम, एनल कैनाल और एनस। तो ये सारे पार्ट्स हैं। अब एक एक करके इनकी चर्चा करें। तो सबसे पहला आता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट। तो सबसे पहले चीज तो यही है कि ये खाली स्ट्रक्चर है, तभी इसमें खाना ट्रेवल कर पाता है। लंबी ट्यूब की तरह है ये, होलो है, खाली। और कोयल्ड है ये। कोयल्ड का मतलब है कि ऐसे कोयल बनी हुई है इसकी, ठीक है, घुमावदार, मांसपेशियों से बनी है ये। इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, इसलिए इसे को ग्लैंडुलर ट्यूब विद ए वेरिएबल डायमीटर, कि कहीं से चौड़ी है और कहीं से ये पतली है। 6 से 9 मीटर इसकी लेंथ होती है, 6 से 9 मीटर के बीच में। और इसमें 2 ओपनिंग होगी, यानी कि 2 साइड से एक खुली रहती है। पहली ओपनिंग है इसका माउथ, जो सबसे बाहर की तरफ होगी, जो सबसे ऊपर एंटीरियर पार्ट में होगी। और लास्ट में आता है जहां से आपका मल निकलता है, उसको बोलते हैं एनस, जो आपकी पोस्टीरियर साइड। तो एलिमेंट्री कैनाल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है माउथ, मुख। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? माउथ इंक्लूड्स, देख भी लिया है हमने ये, दांत होंगे इसमें, आपका लिप्स आ जाएंगे, चेक्स, टंग, और स्लाइवरी ग्लैंड्स। और भी काफी सारी स्ट्रक्चर होती हैं, यूविला होता है। ठीक है, मेनली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है आपकी, अगर यहाँ पे बात करें टंग की, कि जीभ के कौन से हिस्से पे आपको कौन सा रस फील होता है। कि जैसे आपने खाना खाया, वो मीठा है, कटु है, रस में तिक्त है, कषाय है, लवण, कौन सा रस उसमें है। तो ये कौन से हिस्से पे आपको फील होता है जीभ के? तो सबसे आगे वाला पार्ट है, सबसे फ्रंट पार्ट जो होगा, जिसको अग्रभाग या फिर फ्रंट पार्ट जिसको बोलते हैं, उस पे फील होगा आपको मीठा रस, स्वीट। फिर जब उससे पीछे जाएंगे तो उसके बाद फील होता है नमकीन रस।
यानी कि सोल्ट, सोल्टी टेस्ट। फिर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो उसके बाद फील होता है आपको खट्टा, सोर टेस्ट। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, यानी कि अंतिम भाग, या फिर बोल सकते हैं इसको पोस्टीरियर, और फ्रंट पार्ट को बोल सकते हैं एंटीरियर। इसमें आपको फील होगा कड़वा रस, बिटर टेस्ट। तो ये एक बार पूछा गया है आपका कि मीठा और कड़वा, मेनली ये दो पूछता है आपसे कि मीठा रस कहाँ पे फील होगा और कड़वा रस कहाँ पे फील होगा। तो मीठा रस आपका जो आगे वाला हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट है, कि जैसे मान लो अगर इमेज में हम देखें इसमें, तो यहाँ पे आपको फील होगा मीठा रस, कि खाते ही जिसका पता लग जाएगा आपको। और जो लास्ट में फील होगा ये होगा कड़वा रस, बिटर टेस्ट। इसके लिए बड्स होती हैं, टेस्ट बड्स, जो हम सेंस ऑर्गन्स जब करेंगे उस टाइम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। पर जो मेन माउथ में सबसे मेन चीज होती है वो होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो लार का निर्माण करती हैं, स्लाइवा बनाती हैं, सिक्रेट्स स्लाइवा। अब इसमें तीन टाइप की आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। पहली है सबलिंगुअल। सब का मतलब हमने जब टर्मिनोलॉजी की थी तब बताया था कि सब का मतलब होता है नीचे, और लिंगुआ का मीनिंग होता है जीभ, टंग। कि जीभ, जीभ के नीचे जो प्रेजेंट होंगी उनको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और इनकी डक्ट, यानी कि जो अपनी लार है वो बक्कल कैविटी में पहुंचाएंगी, वो किसके माध्यम से पहुंचाएंगी? डक्ट ऑफ रिविनस। इसका डक्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो अभी पीछे पीवाईक्यू में आया था वो आया था पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का। तो डक्ट ऑफ रिविनस होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है, जीभ के नीचे दिख रही है आपको। जो इसकी ये डक्ट्स हैं, ये वाली जो ऊपर बकल कैविटी में लार को लेके जाती है, इनको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। तो इसको याद कर लेंगे। फिर दूसरा है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर का क्या मतलब है? सब मतलब नीचे, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल, जो आपकी मैंडिबल बोन है उसके जो नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो ग्रंथियां हैं इनको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये सबसे ज्यादा स्लाइवा या फिर सबसे ज्यादा लार बनाती हैं ये। और इसकी डक्ट को बोलते हैं वाटन्स डक्ट, यानी कि जिससे या जिसके माध्यम से अपनी ये सिक्रेशन बक्कल कैविटी में डालती हैं, वो डक्ट है ये। फिर तीसरा इसमें आता है पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी स्लाइवरी ग्लैंड है। अगर आपसे लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड का पूछता है तो वो यही है। और इसकी डक्ट, या फिर जिसके माध्यम से बक्कल कैविटी में अपनी सिक्रेशंस को, लार को डालती है, उसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। तो ये है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, और जो इसकी डक्ट है उसको बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। तो इनके नाम और इनकी एक प्रॉपर्टीज ये आपको याद रखनी है। और जोड़े में अगर बात करें तो थ्री पेयर्स होती हैं ये, और अगर संख्या में बात करें तो ये टोटल छह होती हैं संख्या में। तीन तीन का, तीन का जोड़ा होता है ये। फिर इसके बाद अब इसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं और ये किस चीज का पाचन करती है? लार। तो लार में आपका जो सलाइवा है, लार, इसमें जो आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टाइलिन, या फिर स्लाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज जहां भी होगा वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। स्लाइवा में मौजूद है इसीलिए इसका नाम स्लाइवरी अमाइलेज है। कहीं और होगा तो उसके हिसाब से इसका नाम दूसरा हो जाएगा। लेकिन अमाइलेज है तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट
आपका फूड में होता है, और टाइलिन किसमें चेंज करेगा इसको? माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। किसमें तोड़ेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेन चीज है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन करता है, सलाइवरी एमाइलेज करता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, तो थोड़ा बहुत ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है मुंह में ही। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरे तरीके से बनता है कि खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है। या तो स्पेसिफिकली आपसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, या फिर पूछ ले कि खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से ही होगा। तो ये आपका सलाइवरी ग्लैंड्स का हमने थोड़ा सा देख लिया। इसके बाद आते हैं आपके दांत। तो दांत मेनली चार प्रकार के बताए गए हैं। जो सबसे आगे होते हैं, मुंह खोलते ही जो सबसे सामने दिखते हैं, ये होते हैं इंसाइजर। इंसाइजर यानी कि जो काटने वाले होते हैं। काम क्या होगा इनका? कोई भी चीज आप मुंह में लेते हो तो ये काटने का काम करते हैं। काटने का काम करेंगे। और सेंट्रल इंसाइजर्स यानी कि सेंटर में बिल्कुल जो बकल कैविटी है, और उसका जो आगे वाला हिस्सा है एंटीरियर पार्ट, उसके बिल्कुल सेंटर में होते हैं, सबसे आगे होते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप सबने कुछ ने नोटिस भी की होगी कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो सबसे पहले यही दांत निकलते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये कि सबसे पहले जो दांत निकलते हैं वो कौन से टाइप के दांत होते हैं। तो इंसाइजर ही वो टीथ हैं जो सबसे पहले निकलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे इंसाइजर के बाद आते हैं कैनाइन्स। तो ये सेंट्रल इंसाइजर हो गया और ये लेटरल इंसाइजर। और फिर उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन यानी कि जो नुकीले होते हैं। नुकीले होंगे तो क्या होगा काम इनका? नुकीले होंगे तो चीजों को फाड़ने का काम करते हैं, चीर फाड़ का। चीर फाड़ का ये काम करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्री मोलर। प्री का मतलब है पहले, मोलर का मतलब है मोलर, कि जो मोलर से पहले आते हैं। मोलर आपके लास्ट वाले टीथ होते हैं। ये मोलर से पहले आते हैं इसलिए इनका नाम प्री मोलर है। और काम क्या होता है प्री मोलर का? कि कोई भी चीज आपको क्रश करनी हो, कुचलनी हो, कुचलने का काम ये करते हैं। यानी कि चीजों को क्रश करने का। कोई चीज आपको तोड़नी हो, अखरोट तोड़ना हो, तो आप सामने वाले दांतों से नहीं तोड़ते हैं, पीछे के जो प्री मोलर टीथ है उनके पास लेके जाते हो और कुचलने का काम उसको करते हो। और अगर आपको कुछ चीज काटनी हो, तो काटनी हो जैसे धागा काटना है आपको, तो सामने वाले दांतों से आप उसको काटते हो। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। कैनाइन, कि मान लो कोई चीज आपको फाड़नी है, चीर फाड़ करनी है, तो आप जो नुकीले दांत हैं थोड़ा सा साइड में मुंह मुंह के लेके जाके फिर उसको फाड़ते हो आप। और फिर लास्ट आता है इसमें मोलर टीथ। मोलर टीथ का काम होता है चबाने का। जो खाना चबाते हो वो बिल्कुल मुंह के लास्ट हिस्से में, यानी कि लास्ट वाले जो दांत होते हैं, मोलर टीथ जिनको बोलते हैं, इनकी मदद से आप, गार्ड जिनको बोलते हैं, उनकी मदद से चबाते हो। फिर इनकी संख्या आती है कि संख्या कितनी कितनी है इनकी। तो जो इनसाइजर टीथ हैं, एक साइड की हम बात करेंगे कि जैसे मान लिया ये पूरी एक लाइन है दांतों की, तो आधे हिस्से की हम बात करेंगे। तो आधे हिस्से में आप देख भी रहे होंगे कि एक होगा सेंट्रल इंसाइजर और एक होगा लेटरल इंसाइजर।
तो एक सेंट्रल, एक लेटरल, यानी कि दो इंसाइजर टीथ होते हैं इसमें। तो इंसाइजर हो गए दो, एक सेंट्रल और एक लेटरल। फिर उसके बाद एक दांत आता है कैनाइन। कैनाइन के बाद दो आते हैं आपके प्रीमोलर, और लास्ट में तीन आते हैं मोलर। ये होता है एक साइड का स्ट्रक्चर। और दूसरी साइड भी सेम ही, इंसाइजर अगर बात करें तो एक होगा सेंट्रल और एक होगा लेटरल। कैनाइन की बात करें तो एक, प्री मोलर की बात करें तो दो, और मोलर की बात करें तो तीन। तो टोटल दांत अगर एक साइड की बात करें तो हो जाते हैं आठ, और अगर दोनों साइड की बात करें तो दूसरी साइड भी आठ, और टोटल 16 दांत हो जाते हैं। एक ऊपर वाले दांतों की बात की हमने, सेम पैटर्न नीचे होता है, तो 16 और 16 32 दांत टोटल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ दोबारा लिख देते हैं। इंसीजर, दो, एक, दो और तीन। तो ये फॉर्मूला भी होता है डेंटल फॉर्मूला, और डेंटल फॉर्मूले में हम कैसे लिखते हैं, आगे से पीछे की तरफ हम चलते हैं। तो यानी कि ICPM। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 2 1 2 3, और ये हो गया ऊपर वाले दांत, और नीचे वाले दांत निकले हैं, लिखने हैं तो नीचे। तो टोटल ये 32 टीथ्स आपके हो जाते हैं। अब एक इसमें छोटा सा टॉपिक आता है कि टेम्परेरी टीथ, कि बच्चों में तो दांत आते हैं वो टूट जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं दोबारा। तो उनको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, कि जो एक बार आ गए वो पहले टूटेंगे, उसके बाद नए परमानेंट दांत निकलेंगे जो आपके लाइफ लॉन्ग रहते हैं। और अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं आता। ठीक है, परमानेंट टीथ अगर टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं निकलता है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये तो है आपका परमानेंट टीथ का। और अगर टेम्परेरी टीथ की बात करें तो टेम्परेरी टीथ आपके होते हैं, इसका फॉर्मूला 2102 में 2102। तो अब कितने दांत हो जाएंगे इसमें, तीन और दो पांच, और फाइव, इसके मल्टीप्लाई में भी टू, इसके मल्टीप्लाई में भी टू, तो टोटल 20 टीथ्स होते हैं टेम्परेरी टीथ में। एक क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि टेम्परेरी टीथ में कौन से टाइप के दांत नहीं पाए जाते हैं। तो जीरो जहां पे लिखा है तो वो दांत टेम्परेरी टीथ में नहीं होते हैं। यानी कि जब बच्चों में दांत निकलते हैं तो प्री मोलर टीथ नहीं निकलते हैं उनमें। इंसीजर निकलेंगे, कैनाइन निकलेंगे, और लास्ट में फिर मोलर निकलेंगे, बीच वाली जगह उनकी खाली रहती है। ठीक है, तो प्री मोलर टीथ उसमें नहीं निकलते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया है दांतों के बारे में। और इसमें एक छोटी सी जानकारी और है कि जब बच्चों में दांत निकलने कब से शुरू होते हैं, तो लगभग 6 महीने का टाइम माना गया है, कि जब वो 6 महीने की उम्र उनकी हो जाती है। ठीक है, एक दो महीना ऊपर नीचे हो जाता है इसमें, किसी किसी में 4 महीने में निकलना शुरू हो जाते हैं, किसी किसी में 8 महीने, 9 महीने, एक साल तक निकलते हैं। तो जो एवरेज माना गया है वो माना गया है 6 महीने। 6 महीने से शुरू हो जाते हैं, और 2 साल की उम्र तक दांत निकलते रहते हैं उनके। टेम्परेरी जो दांत हैं वो 2 साल की उम्र तक सारे आ जाते हैं उनके। और टूटना कब शुरू होते हैं टेम्परेरी टीथ, ये टेम्परेरी टीथ की बात हो रही है। और टूटना शुरू होते हैं उनका, ये 6 महीने था, ये 6 साल, ऐसे याद रख लो कि 6 साल के होने के बाद उनके जो टेम्परेरी टीथ है वो निकलना, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और 12 वर्ष तक की उम्र में, 12 साल के जब तक होते हैं वो सारे के सारे दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आने लगते हैं। फिर एक है इसकी स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, इसमें तीन पार्ट होते हैं।
सबसे नीचे होती है रूट, उसकी जड़, फिर उसकी गर्दन, नेक, और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा जो आपको दिखाई देता है, जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनसे ऊपर जो हिस्सा दिखता है उसको बोलते हैं क्राउन। जो मसूड़े वाला हिस्सा होता है, जितना उसमें धसा होता है, वो उसको नेक, और उससे नीचे वाला पार्ट रूट बोलते हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल, और ये हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। सबसे कठोर भाग पूरे शरीर का, हड्डियां भी नहीं होती हैं, उससे भी कठोर होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये इसमें छोटा सा पॉइंट है, ये याद रखें। तो दांतों के बाद अगला हिस्सा आता है आपका फेरिंग्स। जो आप मुंह में खाना चबा लोगे, वो फेरिंग्स के माध्यम से ही किसमें जाएगा, आहार नली में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। और फेरिंग्स के आपके तीन हिस्से मेनली पाए जाते हैं। फेरिंग्स होता क्या है, जब आप शीशे के सामने मुंह खोलते हो और जीभ बाहर निकाल के आ बोलो, उस टाइम पे जब आप बिल्कुल लास्ट में देखोगे, तो जो हिस्सा आपको लास्ट में लास्ट में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। अब जो मुंह खोलने के बाद जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, यानी कि वो ओरल कैविटी से संबंधित है, बक्कल कैविटी से संबंधित है। इससे ऊपर आपका नाक भी होता है। जो नाक वाले जो कैविटी है, नेजल कैविटी है, उससे पीछे जो चीज होती है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, क्योंकि ये नाक से संबंधित है ये। और फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो लैरिंग्स होता है, जो साउंड बॉक्स है जिससे साउंड क्रिएट होती है, और उसको बोलते हैं फिर लैरिंगो फेरिंग्स। तो इसमें इतना छोटा सा ही पार्ट है ये अपना ध्यान रखिए फिर इसके बाद खाना फेरिंग्स से होता हुआ किस में आ गया है, इसोफेगस में, आहार नली में। तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई, तो अप्रोक्स लगभग इसकी 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और इसमें दो स्फिंक्टर होंगे। स्फिंक्टर यानी कि दो दरवाजे मान सकते हो इसमें, कि एक तो होगा अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, कि जो जब फेरिंग्स से थोड़ा सा नीचे खाना आना शुरू होगा तो वहां पे मौजूद होता है। ये आप देख रहे होंगे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, कि एक बार फेरिंग्स से जो हमने आपको इनवॉल्यूंटरी और वॉलंटरी पार्ट्स करवाए थे, कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स और वॉलंटरी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो जो ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जीआईटी का, ये होता है आपका वॉलंटरी। यहाँ तक आपके वश में है, खाना आप निकाल सकते हो। इससे जो नीचे वाला हिस्सा है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर से, ये हो जाता है इनवॉलंटरी। यहाँ से अब ऑटोमेटिक खाने की ट्रेवलिंग होगी, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कि जैसे ही खाना इसके थ्रू आ जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, ऊपर खाने को वापस ये नहीं जाने देगा। और फिर एक स्टमक में एंट्री से पहले लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं, कि एक बार स्टमक इसोफेगस से स्टमक में खाना चला गया, तो अब स्टमक से वापस इसोफेगस में नहीं आने देगा, वो बंद हो जाएगा जैसे ही आने लगेगा। तो दो टाइप के इसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के कारण क्या है, खाना वापस नहीं आ पाता। फिर आपका खाना प्रवेश कर गया है स्टमक में, आमाशय में। आम बोलते हैं कच्चा, आशय मतलब स्थान, ये जो कच्चे खाने का स्थान है, तो कच्चा खाना सबसे पहले पहुंचता है स्टमक में, इसीलिए इसका नाम आमाशय है। तो इसमें क्या होगा, मुख में चबाया हुआ भोजन आमाशय में आकर कुछ समय के लिए स्टोर होगा, कुछ देर वहां ठहरेगा, 2 से 3 घंटे। फिर आगे जब स्टमक का पाचन कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 से 3 घंटे में फिर आगे वो इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। तो ये आपका इसोफेगस का पार्ट है। और यहाँ से फिर ये स्टमक शुरू होता है नीचे। इसमें पहला पार्ट है, जो ये आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कार्डियक, क्योंकि हार्ट इसी के पास आसपास प्रेजेंट होता है। तो इसका नाम कार्डिया है, या फिर कार्डियक पार्ट। जो ऊपर प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं फंडस। जो मेन पार्ट, ये सबसे बड़ा हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं स्टमक की बॉडी। ये हो जाएगा पाइलोरिक एंट्रम।
ये पाइलोरिक का ही पार्ट होता है, और ये हो जाएगा पाइलोरस। तो मेनली जो आपके पार्ट होते हैं वो चार पार्ट होते हैं स्टमक के। पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरस, और फोर्थ बॉडी। तो ये चार नाम आपको स्टमक के भी याद रखने हैं, जो कि इसमें से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पार्ट स्टमक का नहीं है। तो वो ऑप्शन आप देख लेंगे, तीन इसमें से मिलेंगे आपको, एक अलग मिलेगा, तो वो आंसर उसका हो जाएगा। पाइलोरिक जो एंट्रम है, ये पाइलोरस का ही पार्ट होता है, इसलिए अलग से पार्ट नहीं गिना गया है। अब शेप क्या होती है? जे शेप। ये आप देख भी रही होगी कि अंग्रेजी का जो जे अल्फाबेट होता है उसकी तरह ये शेप बनती है इसकी, तो जे शेप इसकी बताई गई। फिर जो इसमें सिक्रेशंस होती हैं, जो जूस बनता है, जो इसके सेल्स पाचक रस बनाती हैं, उसकी जो पीएच होती है वो होती है 1.5 से लेकर 2 के बीच में, यानी कि एसिडिक होता है ये, अम्लीय। फिर कंटेंट क्या क्या होगा इसमें? अगर सेल्स से ही बात करें, तो सेल्स में अगर बात करें तो फंडस में जो सेल्स होंगी, इस हिस्से में जो सेल होंगी, वो मेनली आपका HCl बनाएंगी, म्यूकस और पेप्सिनोजन। अगर पार्ट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हम, फिर जो पाइलोरस है, इसमें जो सेल्स होंगी वो बनाएंगी म्यूकस मेनली, और जो कार्डियक में है, ये भी क्या बनाएंगी? म्यूकस। और अगर सेल्स की बात करें कि स्टमक में कौन सी सेल्स होती हैं और वो क्या क्या सिक्रीट करती हैं, तो जो सबसे पहली सेल्स इसमें आती है उसको बोलते हैं पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स सिक्रीट करती हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर दूसरी आती है इसमें गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स बनाती है म्यूकस, जो चिपचिपा पानी की तरह लिक्विड होता है, वो ये गोबलेट सेल्स बनाती हैं। फिर तीसरी सेल्स आती हैं चीफ सेल, ये बनाती हैं पेप्सिनोजेन। तो ये चीजें आपको इसमें स्टमक में याद रखनी है। फिर जो पाचक रस इसमें बनता है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण स्टमक में होता है। तो गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या कंटेंट हैं और वो किस किस चीज का पाचन करते हैं? कि कार्बोहाइड्रेटिक भोजन जो है वो लगभग 2 से 3 घंटे लेता है पचने में। तो लगभग जो कार्बोहाइड्रेट का सारा जो पाचन है वो स्टमक में कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट होगा माउथ से, कंप्लीट हो जाएगा लगभग वो स्टमक में। जो प्रोटीन है सबसे हैवी होते हैं पचाने में, तो सबसे ज्यादा समय उनके पचने में लगता है। और फैट उससे भी हैवी होंगे, तो सबसे प्रोटीन से भी ज्यादा टाइम फैट के पाचन में लगता है। और अगर बात करें प्रोटीन के पाचन की, प्रोटीन के डाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो वो शुरू होता है आपका आमाशय से, स्टमक से। स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन क्या है, शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो हो जाता है माउथ से स्टार्ट। अब क्या क्या कंटेंट है गैस्ट्रिक जूस के, उनके क्या फंक्शन है? जो वाटर कंटेंट होगा, मिनरल्स होंगे, और जो चिपचिपा पदार्थ होगा, म्यूकस होगा, वो भोजन को बस गीला करेगा और चिपचिपा बनाएगा। जो HCl है, HCl क्या काम करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड है तो क्या करेगा ये? अम्लीय करेगा भोजन को। और जो टाइलिन आया है, टाइलिन होता है एल्केलाइन नेचर, जो सलाइवरी अमाइलेज आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स में बना था, तो वो क्षारीय होता है। अब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और जो भी उसके साथ जीवाणु आए हैं, जो हार्मफुल हैं शरीर के लिए, खाने के साथ जो आ गए हैं, उनको ये नष्ट करेगा। और पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा ये? पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है,
और ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर कुछ एंजाइम्स हैं और पेप्सिनोजन है। इसका क्या काम होगा? पेप्सिन HCl द्वारा प्रोटीन के छोटे जो अणु हैं, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, अमाइनो एसिड में बदल देगा। यानी कि जो पेप्सिन का काम होता है वो क्या काम होगा? प्रोटीन का पाचन। कि HCl ने क्या किया, जो पेप्सिनोजन था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन ने, और अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, उसका पाचन करता है। फिर एक चीज होती है रेनिन, कि जब तक माँ का दूध पीता है बच्चा, तो रेनिन भी बनता है स्टमक में, जो बच्चों में जो दूध का पाचन है, या फिर जो उसमें कैशीन नामक प्रोटीन मौजूद है उसका पाचन करता है। फिर लाइपेज, लाइपेज जहां भी आ जाएगा वो फैट का पाचन करेगा, वसा का क्या करेगा? पाचन। वसा को भी पचाएगा ये, ठीक है। तो ये इसमें याद रखेंगे। फिर इसके बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। लंबाई तो ज्यादा है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। लंबाई ज्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन से इसकी। शुरू कहाँ से होगी ये? जैसे ही स्टमक का ये पार्ट खत्म होगा, पाइलोरस, ये जो हिस्सा जब खत्म होगा तो यहाँ से आगे ये ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है। ये वाला हिस्सा है ड्यूडिनम, और ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग। तो पाइलोरिक रीजन से शुरू होती है, और लास्ट में इलियम और सीकम जहां पे मिलती है। इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। तो वहां पे जाके इसका अंत हो जाता है। डायग्राम में देखना चाहें तो ये वो लोकेशन है यहाँ पे। तो लगभग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जब यहाँ आके जुड़ती है, तो ये पहला पार्ट इसका सीकम है, और लास्ट पार्ट इसका ये इलियम है। वहां पे इसका अंत हो जाता है। और दो प्रकार की गति इसमें पाई जाती है। एक सेगमेंट बाय सेगमेंट ये संकुचित होती है, कि पहले कोई एक हिस्सा इसका संकुचन करेगा, दूसरा हिस्सा रिलैक्स रहेगा, फिर अगला हिस्सा, फिर अगला सेगमेंट इसका कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा हिस्सा उसका रिलैक्स हो जाएगा। तो एक तो मूवमेंट होती है ये, और एक होती है पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन। जो इसकी मेन कॉन्ट्रैक्शन है वो है पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन, जो फूड की मूवमेंट में हेल्प करती है, खाने को आगे से आगे पुश करती जाती है। ये क्रम से होगी, कि जैसे मान लिया ये पूरी लेयर है, ये पार्ट दे दिया मैंने इसको 1, ये 2, ये 3। मान लिया 3 पार्ट मैंने, एक हिस्सा लिया है, सेगमेंट लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें 3 हिस्से हैं। तो जब ये सिकुड़ता है, पहला हिस्सा जब सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा तो आगे वाला फैल जाएगा, और जब ये फैलेगा तो आगे वाला फैल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन, कि एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन होती चली जाएगी, जिससे जो खाना है वो आगे खिसकता जाएगा। और इसको कंट्रोल कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मेडुला ओब्लोंगेटा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। जब हम नर्वस सिस्टम करेंगे तब भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेडुला ओब्लोंगेटा। फिर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस हिस्से में होता है? तो सबसे ज्यादा डाइजेशन या फिर पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ ले कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहाँ पे होता है, तो अवशोषण भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेसिफिकली पूछ ले तो ड्यूडिनम और जेजुनम, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे पहला ड्यूडिनम, दूसरा उसके बाद जेजुनम, और जेजुनम के बाद आ जाएगा इलियम, लास्ट वाला पार्ट। तो इन दो में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन
अवशोषण इन्हीं में ज्यादा होगा, इलियम में बहुत कम अवशोषण होता है। ठीक है? तो ये इसमें देख लेंगे थोड़ा सा। फिर इसके एंजाइम्स, जो पैनक्रियाटिक जूस वगैरह इसमें मिल जाते हैं, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस मिल जाते हैं, पहले तो इनके पार्ट्स की डिटेल्स ही देखेंगे, फिर इसके जूस में जो जो कंटेंट आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ड्यूडिनम, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर, यानी कि जितनी इसोफेगस की, आहार नली की लंबाई होगी उतनी ही लगभग ड्यूडिनम की भी होती है। और एक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है एम्पुला ऑफ वेटर, या फिर हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं। ये आगे देखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एम्पुला ऑफ वेटर ड्यूडेनम से संबंधित है। ये आगे चर्चा करेंगे, जो पैनक्रियाज और लीवर की बात करेंगे। फिर जेजुनम, इसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और इलियम की लंबाई 3.5 मीटर। तो लगभग ये 6 मीटर की इसकी लेंथ हो जाती है। और बड़ी आंत के प्रथम भाग सिकम तक ये फैली रहेगी। और इलियम और बड़ी आंत के सिकम के मध्य क्या होगा, एक दरवाजा होता है जिसको इलियोसिकल वॉल बोलते हैं। फिर अब आ गया है आपका इंटेस्टाइनल जूस, काफी सारे जूसेस इसमें आके मिल जाते हैं। स्टमक का भी जूस इसमें कंटेंट रहेगा थोड़ा बहुत, पेनक्रियाज से भी आ जाएगा, लीवर से भी आ गया, गोल ब्लैडर से भी आएगा, काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब वो उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या में कार्य होता है। सबसे पहला इसमें एंटेरोकाइनेज। एंटेरो जहां भी वर्ड यूज होगा, मतलब वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन के जूस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजन आता है एक, जो कि इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। यानी कि अगर मैं यहाँ इसको लिखूं, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, ये हो जाएगा एंटेरोकाइनेज। फिर डाइसेकेराइड। सेकेराइड जहां पे भी आएगा वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होता है। इसमें 3 एंजाइम्स आपके पाए जाते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। ASE, जिसके भी पीछे सफिक्स मिल जाए, यानी कि वो एंजाइम का नाम उसमें लिखा हुआ है। और एंजाइम कौन सा है, वो जो उसके आगे लगा होगा, जो यहाँ पे लगा होगा, उसी का पाचन वो करता है। तो सुक्रेज यानी कि सुक्रोज का पाचन करेगा ये। और पाचन करने के बाद ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का, इसमें तोड़ देगा ये। यानी कि पहले डाइसेकेराइड था ये सुक्रेज, अब ये मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज में ये चेंज होगा। फिर लैक्टोज, लैक्टेज, ये लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज करेगा। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनाता है। फिर अमाइनो पेप्टाइडेज, या फिर दूसरा नाम है इसका इरिप्सिन। इसका क्या काम है कि जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, यानी कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अमाइनो एसिड में तोड़ता है ये। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पे जो पाचन होना था वो पाचन हो गया है, लगभग कंप्लीट जो पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कोई भी पाचन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बस एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, कोई भी पाचन इसमें नहीं होता है। तो इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई अधिक है। जो इसका डायमीटर है वो ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन। शुरू कहाँ से होगी ये, जहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह खत्म होगी, वहीं से ये शुरू होगी। तो वो खत्म होती है इलोशिकल वॉल पे, और वहीं से ये शुरू होती है। और इसमें क्या होगा, अवशोषण होगा। जो भी वाटर हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, सबका यहाँ पे संपूर्ण कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद पार्ट्स की अगर बात करें हम, तो कौन से पार्ट्स आ जाएंगे इसमें।
तो जहां से स्टार्ट होती है पहले वहीं से देखेंगे। तो पहला पार्ट इसका सीकम, और सीकम से एक स्ट्रक्चर उभर के निकली हुई है, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये आपका क्वेश्चन भी आया है कि वर्मी फॉर्म फॉर्म अपेंडिक्स किसकी आउटग्रोथ है, तो वो सीकम की ही आउटग्रोथ होती है वो। फिर सीकम के बाद आती है कोलोन आपकी, और कोलोन के आपके तीन पार्ट होते हैं। ये ऊपर की तरफ जाता है, इसमें ट्रेवल करता है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। अब इसमें जो मूवमेंट होगी वो नीचे की तरफ होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और फोर्थ पार्ट एक और होता है इसका, ये वाला, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। तो ये है डिसेंडिंग कोलोन, यानी कि जो नीचे आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पे कनेक्ट होती है, फिर उसके बाद ऐसे ट्रेवल जो खाना वो करता है। और ये वाला हिस्सा हो जाएगा सिग्मोइड कोलोन, यानी कि सिग्मा, एस शेप जिसकी हो। और लास्ट में आ जाएगा ये रेक्टम, और यहाँ पे आ जाएगा ये एनस, और इनके बीच में होते हैं यहाँ पे एनल कैनाल। तो ये पार्ट होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये जो मेन ऑर्गन्स थे आपके एलिमेंट्री कैनाल के, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके एसेसरी ऑर्गन्स स्टार्ट होते हैं। तो जो पहला एसेसरी ऑर्गन है या फिर जो हेल्पिंग ऑर्गन है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ग्रंथि है एक, और ग्रंथि भी कैसी है, मिक्स्ड, कि जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हिस्से पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी, और एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी। ये दोनों हिस्से इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम मिक्स्ड ग्लैंड है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप्स की आपने देखा है कि एक होगा एक्सोक्राइन पार्ट इसका, और एक होगा एंडोक्राइन। अब ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन हिस्सा बनाती हैं उसका, बहिस्रावी के ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन सी सेल्स, ए साइनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए साइनी सेल्स कौन से हिस्से का निर्माण करती हैं, तो एक्सोक्राइन पार्ट का निर्माण करती हैं। और सिक्रेट क्या करती हैं ये, पैनक्रियाटिक सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। अब एंडोक्राइन जो पार्ट है वो कौन सी सेल्स बनाती हैं, तो ग्रुप ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरंस सेल्स, इनसे आपका बनता है एंडोक्राइन पार्ट। अब कौन सी इसकी सिक्रेशन होती हैं ये देख लेते हैं इसका। तो जो एंडोक्राइन पार्ट होगा उसमें जो मुख्य सेल्स होती हैं वो है अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल।
तो अल्फा सेल्स सिक्रेट करती हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल्स सिक्रेट करती हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स सिक्रेट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लें। तो एक्सोक्राइन पार्ट में जो पेनक्रियाटिक जूस बनता है उसमें क्या क्या कंटेंट है? तो उसमें है पहली चीज लाइपेज। लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज मैंने बताया था आपको, फैट को कन्वर्ट करेगा ये। तो फैट में भी कौन सी, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उसको किस में तोड़ देगा ये? ग्लिसरॉल में। सिंपल कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल, इसमें ये इसको कन्वर्ट कर देगा लाइपेज। फिर अमाइलेज, ये बता दिया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है। तो जो पॉलीसेकेराइड होंगे, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है मोनोसेकेराइड। फिर इसके बाद ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की क्या काम करता है? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ये। और ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन करता है? जो एंटेरोकाइनेज हमने देखा था, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो आपका पेनक्रियाटिक जूस का है वो हमने पढ़ लिया है इसमें। अब जो इसकी ग्लैंड्स हैं, जो इसकी डक्ट्स हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक हमने ऊपर देखा था एम्पुला ऑफ वेटर, उसका क्या रोल है? तो ये आप देख रहे हैं कि गोल ब्लैडर है, यहाँ पे आपका लीवर है। तो लीवर से ये जो डक्ट आई, लीवर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और जो लीवर से आई है, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसके आगे कॉमन वर्ड और लिख लो, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। और एक कॉमन बाइल डक्ट ये आपकी आती है पैनक्रियाटिक डक्ट, जो ये लिखा हुआ है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट। जब इसके साथ ये मिलती है तो ये ड्यूडिनम में खुलती है, ये आपका ड्यूडिनम है। तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, या फिर हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको? गॉल ब्लैडर, लीवर, तो यहां से आई हिपैटिक डक्ट, यहां से आई सिस्टिक डक्ट। ये आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट है। ठीक है। राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और दोनों मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाती है। फिर ये दोनों मिल जाएंगी, और किसका निर्माण करेंगी? कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल लेके आ रही है। फिर यहाँ पे आपने देख लिया कि पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज की ये डक्ट है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये इसके साथ मिल जाएगी आके, और ये दोनों एक साथ ड्यूडिनम में खुल जाएंगी। तो ड्यूडिनम में जब खुलती हैं तो इस हिस्से को बोलते हैं एम्पुला ऑफ। एम्पुला होता है थोड़ा सा फनल टाइप में, तो वो उस टाइप का हिस्सा यहाँ पे बनता है जब ये दोनों मिलती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। तो अब आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक ये पेनक्रियाज का। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको भी आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाए। फिर इसके बाद जो अगला हेल्पिंग ऑर्गन आता है, और जो लास्ट पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं लीवर।
अब लीवर में काफी सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो पहला तो यही है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो लीवर ही है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की। इसका वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, 1.5 kg। और ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जो एक बार कोई पार्ट इसका काट दें या फिर कोई हिस्सा इसका खराब हो जाए तो दोबारा विकसित हो सकता है ये। और कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि एक बार आप उसको काट दो और वो दोबारा से अपना जो रूप है वो ग्राइंड कर ले। फिर बाइल ये सिक्रेट करता है, जो कि स्टोर होता है फिर जाके गोल ब्लैडर में। बाइल जूस ये सिक्रेट करेगा। और एक और एंजाइम सिक्रेट करता है हिपेरिन, जो एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब कौन सा होता है कि जो ब्लड को जमने नहीं देते, कि जो खून का, जो रक्त का थक्का जो है वो जमने नहीं देते। फिर जो इसमें पार्ट्स हैं, ये अगली स्लाइड में बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। ये इसका है जो ब्लू कलर में दिख रही होगी आपको, जब हमने ब्लड सर्कुलेशन किया था उसमें ही बताया था आपको ब्लू कलर का मतलब क्या है, कि वेन है वो, अशुद्ध रक्त उसमें है। सॉरी, ये हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन। और जो रेड कलर में है ये हिपेटिक आर्टरी। और जो डार्क ब्लू कलर में है ये होती है पोर्टल वेन। अब इन तीनों के काम क्या क्या है। हिपेटिक वेन है तो वेन मतलब कि अशुद्ध रक्त होगा उसमें। और जो लीवर का जो अशुद्ध रक्त है या फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पे लेके जाएगी ये, इंफीरियर वेना केवा में डाल देगी जाके अशुद्ध रक्त को, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिपेटिक आर्टरी है तो मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, शुद्ध रक्त होगा। यानी कि ये हार्ट को शुद्ध रक्त लेके आएगी कहाँ से, ये एओर्टा की ब्रांच होती है, कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है वहां से फिर एक ब्रांच हिपेटिक आर्टरी की भी होती है, जो लीवर में शुद्ध रक्त को लेके आएगी। पोर्टल वेन क्या है, जो ये आपकी जीआईटी दिख रही है, आप एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं लगभग सबसे वीनस सप्लाई जो आती है, यानी कि जो वेन्स निकलते हैं यहाँ से, वो क्या करेंगी, सारा का सारा जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हुआ, खाने का पाचन हुआ है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे एब्जॉर्ब हुए हैं यहाँ पे, उन सारी चीजों को ये इकट्ठा करेगी। और पोर्टल वेन मतलब सारी मिल जुड़ के पोर्टल वेन का निर्माण करेंगी और वो लीवर में लेके जाएंगी इसको। यानी कि पोर्टल वेन क्या है, कैरी ब्लड फ्रॉम, यानी नीचे लिखता हूं मैं इसका, कैरी ब्लड फ्रॉम जीआईटी। ठीक, जो पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर, सबसे ये लेती है। अब इसमें खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ है जीआईटी में, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो न्यूट्रिएंट रिच हो गई। और दूसरा वीनस सप्लाई है ये, यानी कि वेन्स हैं, सारी वेन्स इकट्ठा करती हैं इसको, तो ऑक्सीजन इसमें कम होगी या फिर होगी ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा ये, यानी कि लो इन ऑक्सी। तो ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में फंक्शंस, फंक्शंस में इसके तीन मेन फंक्शंस बताए गए हैं। दो हमने ऊपर देख लिए हैं कि बाइल की सिक्रीशन करता है ये, और हिपेरिन की सिक्रीशन करता है। और ये तीन प्रोसेस घटित होते हैं। पहली चीज है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना।
यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन है तो किससे होगी ये? ग्लूकोज से होगी। यानी कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में, जो कि इसकी ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। यानी कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर आपके खाने के साथ चला गया है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को कौन करवाता है? इंसुलिन। इंसुलिन इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है, देखता है इसको। यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपके ब्लड में, वो इंसुलिन मदद करता है कि ग्लाइकोजन में वो चेंज हो जाए। और जब इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाएगा, या फिर पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उसी को बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है। फिर तो ये स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन के बारे में, दो तीन पॉइंट्स हैं। स्टोरेज फॉर्म है ये ग्लूकोज की। एक पीवाईक्यू आपका कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है, तो ग्लाइकोजन है। लीवर में स्टोर होता है ये मेनली। और कुछ मांसपेशियां हैं उसमें भी स्टोर होता है। और होगा कब ये? ग्लूकोज जेनेसिस का प्रोसेस कब घटित होगा? जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा होगी। हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, तब ये ग्लूकोजेनेसिस का प्रोसेस घटित होता है। फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनो मतलब ग्लाइकोजन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर टूटना। तो यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब ग्लाइकोजन टूटेगा किस में? तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस को कौन देखता है? इस प्रोसेस को देखता है ग्लूकेगोन, जो आपकी अल्फा सेल्स से सिक्रेट होता है पैनक्रियाज की। तो यानी कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा, आप फास्टिंग पे हैं या फिर खाना नहीं खाया है, काफी देर हो गई है, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो स्टोर है, ये टूटना शुरू हो जाता है और ग्लूकोज का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा, तब ये प्रोसेस चलता है। फिर इसमें लास्ट आता है ग्लाइको नियो। नियो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस। नियो का मतलब है न्यू, नया। जेनेसिस मतलब निर्माण। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, कि ग्लाइकोजन का नया मॉलिक्यूल या फिर नया कंपाउंड बनना। ठीक है। कि ग्लाइको नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनना, इसको बोलते हैं ग्लाइको नियोजेनेसिस। और नया कैसे बनेगा? ये जो ऊपर के प्रोसेस है ग्लाइको जेनेसिस, ये होता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट जिस खाने में हो उससे ये निर्माण होता है। और जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो उससे भी ग्लाइकोजन बनता है। उससे कैसे बनेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, कि कार्बोहाइड्रेट से अलग जो भी चीजें होती हैं, उनसे जो ग्लूकोज बनेगा वो बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से। पोर्टल ट्राइड क्या होता है और इसमें कौन सी चीजें आती हैं? ट्राइड मतलब तीन पार्ट होंगे। और तीन पार्ट कौन से होंगे? कि एक बाइल डक्ट हो, एक पोर्टल वेन हो, और एक हिपैटिक आर्टरी हो। ये तीनों मिल जहाँ पे एक साथ मिलते हैं, उस हिस्से को बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं पोर्टल ट्राइड।
ये इस इमेज में देख रहे होंगे आप कि ये हिपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, बाइल डक्ट है। ये जहाँ पे एक साथ मिलते हैं। और कैसे करेंगे? एक ही चार्ट में अगर इसको समझें तो खाना खाया आपने, फेरिंग्स से होता हुआ वो इसोफेगस में आ गया, और इसोफेगस से चल के फिर वो किस में आ गया? स्टमक में। अब पहले यहां तक का देखते हैं हम, जो हमने एक लाइन लिख ली है कि पहले तो बक्कल कैविटी में कौन से एंजाइम्स देखे हमने। इसमें देखा हमने टाइलिन, या फिर जिसको बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज देखी थी हमने कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा जो लेक्चर है उसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये आपको चार्ट समझ में आ गया तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लियर। फिर स्टमक में हमने देखा कि पेप्सिनोजेन होता है, HCl है, और म्यूकस। ये तीन चीजें यहाँ पे बनती हैं, और प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। प्रोटीन डाइजेशन। और क्या क्या प्रोसेस देखे हमने यहाँ पे? एक प्रोसेस हमने देखा कि जो पेप्सिनोजेन है वो पेप्सिन में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसको चेंज कौन करता है पेप्सिनोजेन को? पेप्सिन में HCl। ठीक है। और एक इसमें एक चीज रह गई कि रेनिन, और देखा है हमने एक रेनिन, RENNIN। तो ये जो कैसीन प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों में। फिर स्टमक से कहाँ पे गया वो? स्टमक का पार्ट हमने देख लिया। फिर स्टमक से आया वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहली चीज एंटेरोकाइनेज देखा। एंटेरोकाइनेज के बाद सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये तीन एंजाइम्स देखे हमने, जिसमें से जो एंटेरोकाइनेज है ये क्या काम करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? ट्रिप्सिन में। एंटेरोकाइनेज। फिर और क्या हो रहा था यहाँ पे? ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में तोड़ता है। अमाइनो एसिड। तो ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, और जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पाचन के बाद बनते हैं वो एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं मैक्सिमम। फिर इसके बाद चला वो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना। यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का चलता है? जो हमने मेन मेन देखा, विटामिन B12 और विटामिन K। अदर जो मिनरल्स हैं वो सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जब यहाँ पे पूरा अवशोषण, पूरा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है, तो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट सब बच गए हैं, बाकी सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया है। वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होते हैं रेक्टम में। जब वो पर्टिकुलर अमाउंट में इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो एनल कैनाल के माध्यम से एनस तक पहुंच के शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट
डाइजेस्टिव सिस्टम ने पढ़ लिया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। अब इसके जो पीवाई क्यू हैं आपके पूछे गए हैं वो और लगा लेते हैं। 1 जनवरी 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पढ़ ली है, लीवर है। तो जो भी इसमें लिखा गया है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है, एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। विच हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। तो डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन और अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, तो ये दोनों सिक्रेट करती हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे किडनी में होंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके नहीं आते। फिर ये पार्ट्स अरेंज करने हैं आपको कि सबसे पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमने देख लिया था कि सबसे पहले सिक्कम आता है इसका पार्ट, सिक्कम के बाद आती है कोलोन, और कोलोन में भी सबसे पहली, यहाँ तो पूछा नहीं गया है फिर भी बता देते हैं आपको कि कोलोन में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो आएगा आपका असेंडिंग, ऊपर चढ़ने वाली, फिर आएगा ट्रांसवर्स, और फिर आएगा डिसेंडिंग, और लास्ट में आएगा सिग्मोइड कोलोन। कोलोन के बाद आपका आता है रेक्टम, रेक्टम के बाद आती है एनल कैनाल, और लास्ट में आता है एनस। तो अब इसमें देख लो कौन से पार्ट इसमें दिए हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि क्या आएगा इसमें, सिकम 1 नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे कोलोन, तीसरे नंबर पे रेक्टम, और 4 नंबर पे, तो ए बी डी, CABD, थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज द आउटग्रोथ ऑफ। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमने देख लिया था कि जहां स्मॉल इंटेस्टाइन आई, लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम पार्ट से ये जुड़ी, और यहाँ पे ये आउटग्रोथ थी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की, तो सिकम की ये आउटग्रोथ होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड कैसे ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि माउथ आएगा, तो माउथ सम में है। फिर दूसरे नंबर पे फेरिंग्स नहीं आएगा, फेरिंग्स से पहले बक्कल कैविटी आएगी, तो बक्कल कैविटी आपकी 2 में है, 3 में है, तीनों में है। फिर बक्कल कैविटी के बाद जाएगा वो फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स बस 1 में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फंक्शंस एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। यानी कि आपसे पूछ रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। तो मिक्स्ड ग्लैंड आपकी पेनक्रियाज है। तो ये आपके जो पीवाई के पूछे गए थे, बाकी जो पीवाई के वो अपना एप्लीकेशन में जाके लगा लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को